नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश राज में दिखे जंगल राज की, बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा की, देखेंगे एसआईआर पर क्यों सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को लग सकता है बड़ा झटका, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में होने वाला है बड़ा खेल, जानेंगे कैसे केंद्र सरकार के फैसले से पड़ गई बीजेपी में फूट, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे पीएम मोदी के जापान दौरे को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल बने आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सदस्य देशों को लोन देने से लेकर उनके आर्थिक प्रभाव देखने की संभालेंगे जिम्मेदारी। 2018 के बिटकॉइन लूट मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक नलिन कोटड़िया समेत 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा। अहमदाबाद सिटी सेशंस कोर्ट की एसीबी अदालत का फैसला। हॉकी एशिया कप 2025 में मेजबान भारत ने जीता अपना पहला मैच। पूल ए के मुकाबले में चीन को 4-3 से दी मात। हरमनप्रीत सिंह ने लगाई हैट्रिक। लाल निशान पर बंद हुआ बाजार। 270 अंकों की गिरावट के साथ 79,809 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 74 अंकों की गिरावट के साथ 24,426 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस के मंच से एक युवक ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द कहे। जिस युवक ने ये शब्द कहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया और बिहार में जमकर हिंसा का खेल खेला। कांग्रेस कार्यालय पर भी हमला कर दिया। पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना देखता रहा, क्योंकि सरकार में शामिल लोग ही कानून हाथ में ले रहे थे, जिस पर कांग्रेस भड़क उठी। राहुल गांधी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री नितिन नवीन, दीघा विधायक संजीव चौरसिया अपने साथ सैकड़ों लोगों को लेकर अचानक ही पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंच गए। मंत्री और विधायक अपने साथ जो भीड़ लेकर आए वो अपने साथ डंडे, रॉड, ईंट, पत्थर भी लेकर आए थे और कांग्रेस कार्यालय पर हमला कर दिया। जो दिखा उस पर हमला किया। मौके से आए वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के गेट को धक्का मारकर तोड़ते हुए अंदर घुसते हैं। कांग्रेस ऑफिस और सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। काफी देर तक कांग्रेस कार्यालय में अफरा तफरी की हालत बनी रही, लेकिन हिंसा फैलाने वाले सरकार में मंत्री और विधायक थे, इसलिए पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही। जब बीजेपी नेताओं ने मनमानी कर ली तो पुलिस ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं का दावा है कि राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे गए हैं। जिस युवक ने ये बयान दिया उसे दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक रिजवी उर्फ राजा पिकअप ड्राइवर है। रिजवी कांग्रेस का सदस्य नहीं है, ऐसे में वो मंच तक कैसे पहुंचा, इस पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने तो उसे बीजेपी का कार्यकर्ता तक बता दिया। खेड़ा ने कहा कि ये बीजेपी की नीति है, खुद के खिलाफ अपने ही लोगों से गलत बयान दिलवाते हैं और फिर अपने आप को पीड़ित बताते हुए विरोधियों पर आरोप लगाते हैं। पटना में पार्टी कार्यालय पर हुए हमले को लेकर राहुल गांधी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। बिहार कांग्रेस की तरफ से इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी गई है। पार्टी की तरफ से बीजेपी नेताओं की हिंसक कार्रवाई का वीडियो पोस्ट कर कहा गया, आज सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिस प्रकार से भाजपाइयों ने हमला किया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, पूरे परिसर में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई, ये बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। शर्मनाक ये भी है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस खुद इस हमले को मॉनिटर कर रही थी। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और बिहार में खिसकती जमीन देखकर भाजपाइयों की हताशा का परिणाम है। राज्य सरकार तुरंत इन लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करे, नहीं तो कांग्रेस माकूल जवाब देगी। जय बिहार, जय कांग्रेस। वहीं कांग्रेस कार्यालय पर बीजेपी नेताओं के नेतृत्व में हुए हमले के बाद अब बीजेपी खुद ही बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है। चुनाव से पहले विपक्ष को डराने की कोशिश हो रही है। हिंसा के सहारे दबदबा बनेगा या फिर जनता का गुस्सा दिखाई देगा, ये बीजेपी के सामने जल्दी आ जाएगा। वैसे विपक्ष की तरफ से बीजेपी को घेरने की तैयारी कर ली गई है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने एनडीए सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आज यात्रा का 13वां दिन था। वोट चोरी के खिलाफ महागठबंधन ने सड़क पर उतरकर जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है और इस यात्रा से इंडिया को मजबूती मिल रही है, जिसने एनडीए सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा का आज 13वां दिन था। दोनों के नेतृत्व में जनता के भरपूर समर्थन के साथ यात्रा बेतिया से शुरू हुई। जब से यात्रा शुरू हुई है, इसमें लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं।
उसी कड़ी में सचिन पायलट यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने बीजेपी और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एनडीए सरकार को चेतावनी दी और कहा, जब लालू नहीं झुके तो उनका बेटा डर जाएगा। आरजेडी ने कभी बीजेपी के साथ समझौता नहीं किया। लालू को लेकर दुष्प्रचार किया गया, मुकदमे ला दे। आज भाजपा की मजबूरी है कि पिछड़ा को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी व तेजस्वी यादव के साथ वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वाम दल के दीपांकर भट्टाचार्य सहित महागठबंधन के दूसरे नेता खुली जीप से हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते रहे। बेतिया से होकर दोपहर में यात्रा ने गोपालगंज जिले के मंगलपुर में प्रवेश किया। रास्ते में जगह जगह राहुल और तेजस्वी का स्वागत किया गया। राहुल ने पहले बंद गाड़ी में यात्रा की, फिर ओपन जीप में सवार हो गए। मंगलपुर से आगे विशनपुर तक यात्रा बढ़ गई। राहुल गांधी सुबह 8:40 पर बेतिया के कुड़िया कोठी से निकले। यहाँ से उनका काफिला हरी वाटिका पहुंचा। राहुल ने यहाँ राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सुबह में बेतिया के हरी वाटिका में गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद राहुल तेजस्वी का 22 किलोमीटर लंबा रोड शो शुरू हुआ। उनका काफिला मोहर्रम चौक, अजंता सिनेमा, सागर पोखरा चौक, इमली चौक, नौतन गोपालगंज रोड, बगही खड्डा, थाना चौक, नौतन बाजार, मंगलपुर ढाला के रास्ते दोपहर में गोपालगंज पहुंचा। फिर राहुल और तेजस्वी का काफिला गोपालगंज के गांधी कॉलेज मैदान पहुंचा। पूर्व से तय कार्यक्रम के अनुसार यहां पर विश्राम हुआ। इसके बाद यात्रा ने फिर रफ्तार पकड़ी। बता दें कि राहुल की यात्रा को मिल रहे समर्थन ने कांग्रेस का उत्साह काफी बढ़ा दिया है। यही वजह है कि 1 सितंबर को राहुल पैदल यात्रा करने जा रही हैं, जिससे बीजेपी खेमे में हलचल है। बिहार में विपक्ष ने वोट चोरी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष लगातार अपना विरोध जता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इस मामले में तत्काल सुनवाई की अपील की, जिस पर कोर्ट ने सहमति जताते हुए तारीख तय कर दी। कोर्ट के इस कदम से एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का विरोध और मजबूत होता नजर आ रहा है। तो कोर्ट कब करेगा सुनवाई, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में शुरू किए गए मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसके बावजूद आयोग इस प्रक्रिया को दूसरे राज्यों में भी लागू करने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले उसे सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने एसआईआर से जुड़ी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति जता दी है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने यह मामला कोर्ट में उठाया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरजेडी समेत कुछ अन्य दलों ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से जुड़े दावे और अपनी आपत्तियां दर्ज करने की समय सीमा 1 सितंबर से बढ़ाने के लिए आवेदन दाखिल किए हैं, जिस पर कोर्ट ने पूछा कि वो ये मांग लेकर चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं गए। इस पर प्रशांत भूषण ने जवाब दिया कि वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं। उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के 22 अगस्त के आदेश से पहले लगभग 80,000 दावे दायर किए गए थे और निर्देश के बाद 95,000 और दावे दायर किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की मंजूरी दे दी। अदालत ने इस मामले को 1 सितंबर को सूचीबद्ध करने के निर्देश दे दिए। दरअसल 22 अगस्त को एसआईआर पर पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि जिन मतदाताओं को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, उन्हें आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की इजाजत दी जाए। उस वक्त कोर्ट ने मौखिक तौर पर यह भी भरोसा दिया था कि अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग पर बाद में विचार किया जा सकता है और मामले को 8 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब 1 सितंबर को कोर्ट एसआईआर पर सुनवाई करेगा, यानी पहले कदम में याचिकाकर्ताओं की जीत हो गई है। ऐसे में चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती है। चुनाव आयोग को कोर्ट से झटका लग सकता है, तो उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में भी बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। दोनों उम्मीदवार समर्थन जुटाने के लिए दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। तो वहीं इस मुलाकात और अपनी उम्मीदवारी को लेकर एक जरूरी बात भी कहती, जिसे लेकर माना जा रहा है कि अब रेड्डी को इस चुनाव में अपर हैंड मिल गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, जिसे लेकर दोनों गठबंधनों के उम्मीदवार तमाम पार्टियों से मिलकर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी मुंबई पहुंचे। रेड्डी का मुंबई एयरपोर्ट पर शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने स्वागत किया। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे से उनके आवास मातोश्री पे मुलाकात की। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने रेड्डी को आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी और महाविकास अघाड़ी की पार्टियां भी इस चुनाव में उनका पूरा समर्थन करेंगे। ठाकरे ने पूर्व न्यायाधीश रेड्डी की जीत की उम्मीद जताते हुए कहा कि चमत्कार हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिन सांसदों को देश से प्यार है वो एनडीए के उम्मीदवार के बजाय रेड्डी को ही वोट दें। रेड्डी ने अपनी उम्मीदवारी पर ठाकरे के समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए कहा
कि उद्धव ठाकरे के समर्थन के बगैर विपक्ष में मेरी उम्मीदवारी पर आम सहमति संभव ही नहीं होती। सब विपक्ष पार्टी के जो सहमत बनी है वो उद्धव जी के बगैर नहीं हो सकता, ये बात मुझे मालूम है। इस चुनाव में शिवसेना यूपीटी का समर्थन मिलने से इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती हुई दिख रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद ये चुनाव हो रहा है। जहां विपक्ष ने रेड्डी पर दांव चला है तो वहीं एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब सबकी निगाहें 9 सितंबर पर टिकी हैं, जिस दिन देश को नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बना रही हैं, जो मोदी सरकार की चिंता बढ़ा रहा है। तो मोदी सरकार के फैसले देश के किसानों की चिंता बढ़ा रही हैं। सरकार के फैसले का अभी तक तो विपक्ष ही विरोध कर रहा था, लेकिन अब संघ की तरफ से विरोध की आवाजें उठ रही हैं, जिससे बीजेपी के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के खिलाफ बीजेपी के अंदर ही बगावत हो गई है। बीजेपी से जुड़े भारतीय किसान संघ ने ही सरकार को चेतावनी दे दी है और ये सब मोदी सरकार के अमेरिका को लेकर दिखाए जा रहे नरम रवैये के चलते हो रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ का बोझ बढ़ाते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार अमेरिका को राहत पर राहत दे रही है। अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, तो बदले में मोदी सरकार ने अमेरिका से आने वाले कपास के शुल्क मुक्त आयात को 31 दिसंबर तक कर दिया। इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने ऐतराज जताया है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि मोदी सरकार के इस कदम से घरेलू किसानों को भारी नुकसान होगा और लंबे समय में भारत की निर्भरता आयात पर बढ़ जाएगी। इस फैसले पर न सिर्फ विरोध जताया गया, बल्कि किसान संघ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भी लिखा है। किसान संघ ने अपने पत्र में कहा है कि 320 लाख बेल्स कपास का सालाना उत्पादन भारत में होता है, जबकि घरेलू डिमांड 391 लाख बेल्स की है। कपास की कीमतें पहले ही 7,000 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 6,000 पर आ चुकी है। अगर टैक्स फ्री इंपोर्ट जारी रहा तो कीमतों में और कमी आ सकती है। भारतीय किसान संघ के महामंत्री मोहन मित्रा का कहना है कि सरकार को अपने निर्णय पर दोबारा विचार करना चाहिए। बता दें कि विपक्ष भी मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है और इसे ट्रंप के दबाव में लिया गया फैसला बता रहा है। बीजेपी और संघ मोदी सरकार के फैसले से नाराज दिखाई दे रही हैं। सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो कपास पर टैरिफ में छूट के फैसले को पलट दे। अब मोदी सरकार पलटी मारेगी या नहीं, ये जल्द ही साफ हो जाएगा। लेकिन संघ प्रमुख जरूर पलटी मार गए हैं। उन्होंने पीएम के रिटायरमेंट को लेकर जो कहा, उससे वो खुद फंसते हुए नजर आ रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने हालिया बयानों को लेकर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में भागवत ने तमाम मुद्दों पर बात की, जिसे लेकर अब वो बुरी तरह से घिर गए हैं। कुछ दिन पहले भागवत ने कहा था कि 75 साल का होने पर आपको दूसरों को मौका देना चाहिए। इसे पीएम मोदी से जोड़कर देखा गया, क्योंकि मोदी इस साल सितंबर में 75 के होने वाले हैं। लेकिन अब भागवत ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। इस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सोशल मीडिया पर मोहन भागवत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, न रिटायर होऊंगा न होने दूंगा, जब अपनी बारी आई तो नियम बदल लिए। ये दोहरापन अच्छा नहीं है। जो विश्वास खोता है वो राज भी खो देता है। भागवत ने यह भी कहा था कि देश में सभी को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जिस पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने कहा, भागवत को यह नसीहत पहले अपने संगठन के लोगों को देनी चाहिए जो अविवाहित रहते हैं। संघ प्रमुख को पहले स्वयं सेवकों के लिए शादी और परिवार शुरू करने के नियम जारी करने चाहिए। वहीं भागवत ने यह भी कहा कि काशी मथुरा मामले से संघ का कोई लेना देना नहीं है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मोहन भागवत जो कह रहे हैं उनकी बातों में हमेशा घुमाव रहता है। नफरत फैलाने का काम तो आपने ही किया, तोड़ने की बात भी आपने ही की है। जो आप कह रहे हैं आपके लोग मानते नहीं या आप खुद उन्हें मानना नहीं चाहते। देखिए भागवत साहब क्या बोल रहे हैं, उनकी बातों में घुमाव रहता है हमेशा। आप नफरत तो आपके उसने बोलने का काम किया, तोड़ की बात तो आपने ही की हमेशा। जो आप कह रहे हैं वो आपके लोग मानते नहीं या आप मनवाना नहीं चाहते, तो नफरत तो वही फैलाते हैं देश के अंदर। हम तो हमेशा से कह रहे हैं कि सब लोग बराबर हो, सबको साथ रहना चाहिए। भागवत ने यह भी कहा कि बीजेपी का अध्यक्ष चुनने में आरएसएस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर उसका रोल होता तो अध्यक्ष के चुनाव में इतनी देर नहीं लगती। भागवत के इस बयान के भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर मोहन भागवत अपने इन बयानों को लेकर विपक्ष के हमलों से चौतरफा घिर गए हैं।
और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के जापान दौरे की। पीएम मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां गायत्री मंत्र के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। यात्रा के पहले दिन उनकी मुलाकात जापान के पीएम इशिबा शिगेरू से हुई। दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए, लेकिन पीएम मोदी का ये दौरा सवालों से घिर गया है। विपक्ष का आरोप है कि चीन के दबाव में आकर पीएम ये दौरा कर रही हैं। क्या वो ऑपरेशन सिंदूर भूल गए हैं? तो क्यों अपने दौरे को लेकर घिरे पीएम मोदी? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पीएम मोदी के जापान दौरे की शुरुआत भव्य स्वागत के साथ हुई। जापानी नागरिकों ने गायत्री मंत्र का पाठ किया। स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक भारतीय नृत्य किया। भरतनाट्यम से लेकर राजस्थानी लोकगीत तक पधारो मारो देश कहते हुए कलाकारों ने दिल खोलकर पीएम मोदी का स्वागत किया। मोदी ने भी इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए उनका धन्यवाद करते हुए भारत जापान संबंधों में प्रवासी भारतीयों के योगदान की तारीफ की। उन्होंने टोक्यो में आयोजित भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। इससे पहले पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। फोरम में पीएम मोदी ने भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताते हुए कहा कि जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। सेमीकंडक्टर से लेकर स्टार्टअप तक हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक है। वहीं जापान के पीएम शिगेरू इशिबा ने भी फोरम में कहा कि जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी और भारत की बेहतरीन प्रतिभा एक दूसरे की पूरक है। इस दौरान पीएम मोदी ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्रियों योशिहिदे सुगा और फोमियो किशिदा के साथ ही जापान के स्पीकर फुकुशिरो नुकागा और सांसदों से भी मुलाकात की। फोरम के बाद जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ उन्होंने हाइड्रोज अमोनिया और खनिज से जुड़े समझौते ज्ञापन का आदान प्रदान किया। पीएम मोदी ने जापानी पीएम इशिबा को स्वागत के लिए आभार दिया। उन्होंने कहा कि हम एकमत हैं कि हमारी साझेदारी दुनिया की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारे विजन के केंद्र में निवेश, नवाचार, आर्थिक सुरक्षा, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, गतिशीलता और लोगों के बीच आपसी संपर्क है। एक तरफ पीएम मोदी भारत और जापान के संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके इस दौरे को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कांग्रेस ने उन पर एक बार फिर मणिपुर की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।